रोशनपुर गांव के बीच से हाईवे के गुजरने के बाद गांव का माहौल बदलने लगा था। हाईवे के आसपास की जमीन के दाम आसमान छूने लगे थे और बड़े बड़े सेठ उस जमीन को खरीदकर वहां रेस्टोरेंट, होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे थे। एक दिन ये इतनी बड़ी जमीन ऐसे ही खाली पड़ी हुई है। मुखिया जी, किसकी है ये जमीन? हमारी बात करवाइए मालिक से। हम इस जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जाने दीजिए सर, ये जमीन किसी काम की नहीं है, शापित है ये। फिर तो और भी अच्छी बात है ना। जो जमीन गांव के किसी काम की नहीं, वो हमारे काम आ जाएगी। मुखिया के मना करने के बाद भी सेठ उसकी बात नहीं मानता और सरकारी दफ्तर से एनओसी लेने के बाद वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देता है। बिल्डिंग के बनने का लगभग 50% काम हो चुका था। साइट पर काफी सारे मजदूर काम करते थे, लेकिन जैसे ही रात हो जाती सब अपने अपने घर को लौट जाते और साइट पर बस चौकीदार राम सिंह ही बचता। रात के तकरीबन 9:30 बजे का समय था। खाना खाने के बाद राम सिंह बिल्डिंग के बाहर बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने फूंक मारकर उसकी बीड़ी को बुझा दिया हो। राम सिंह ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आया। राम सिंह ने अपना वहम समझकर बात को टाल दिया और एक बार फिर से बीड़ी सुलगाने लगा। इस बार बीड़ी सुलग चुकी थी और राम सिंह कुर्सी पर बैठकर बीड़ी के कश लेने लगा था। एक बार फिर से उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने बीड़ी उसके मुंह से छीनकर दूर फेंक दी है। इस बार राम सिंह थोड़ा घबरा गया था। उसने पसीना पोंछते हुए अपने आसपास देखा। इस बार भी उसे कोई नजर नहीं आया। राम सिंह ने अपनी सीटी निकाली और उसे बजाते हुए जमीन पर डंडा पटक कर यहाँ से वहां टहलने लगा। अचानक ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई बिल्डिंग के अंदर टहल रहा हो। सीटी बजाकर और डंडा पटकते हुए राम सिंह बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। पूरी बिल्डिंग में अंधेरा था। उसे अंधेरे में बार बार एक परछाई यहाँ से वहां दौड़ते हुए नजर आ रही थी। राम सिंह पूरी तरह से पसीने से भीग गया था। उसे इतना तो आभास हो ही चुका था कि ये कोई इंसान नहीं, पारालौकिक शक्ति है। अचानक से राम सिंह को अपने पूरे शरीर पर कुछ जकड़ सी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसके शरीर को कसती जा रही हो। राम सिंह अपनी जकड़ से हिल भी नहीं पा रहा था। उसका आधा शरीर सुन्न हो गया था। एकाएक राम सिंह को अपने चेहरे के पास एक भयानक दुर्गंध और किसी की गर्म सांसों का एहसास होने लगा। ऐसा लगता था जैसे कुछ बहुत भयानक उसके आसपास है। राम सिंह महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। राम सिंह किसी के गुर्राने की आवाज साफ साफ अपने कानों से सुन पा रहा था। अंधेरे में एक बड़ी सी काली परछाई अपनी ओर आती हुई राम सिंह को नजर आती है। कुछ ही पलों में एक भयानक जीव राम सिंह के सामने खड़ा हुआ था। दहशत से राम सिंह की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उस जीव के शरीर से कुछ जटाएं लटकी हुई थी, बिल्कुल वैसी जैसे किसी पौधे में होती है। वो जटाएं तेजी से लंबाई में बढ़ने लगी और आकर राम सिंह के पूरे शरीर से लिपट गईं। राम सिंह की चीख बिल्डिंग में गूंजी और उसके बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। अगले दिन सुबह जब मजदूर साइट पर काम करने आए तो उन्हें राम सिंह की बुरी तरह से टूटी मुड़ी लाश बिल्डिंग के छत पर पड़ी हुई मिलती है। मैंने कहा था ना सेठ जी, ये जगह कुछ भी बनाने लायक नहीं है। अरे शापित है ये जगह। अभी भी समय है, खाली करके भाग जाइए अपनी जान बचाकर, वरना यहाँ कुछ भी हो सकता है। अरे कैसी मूर्खों वाली बातें कर रहे हैं आप लोग। इतना बड़ा हाईवे निकल गया आपके गांव से, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुल गए, लेकिन आप लोगों की सोच वही छोटी की छोटी रह गई। ये शापित अभिशापित जैसा कुछ नहीं होता। हर वो जगह जो कल जंगल थी ना, आज वही शहर है। इस हिसाब से तो हर शहर अभिशापित हो जाएगा। हाँ, कब्रिस्तानों पर भी अपार्टमेंट बन गए हैं,
वहाँ कोई भूत प्रेत क्यों नहीं आता? आप लोगों की अफवाह की आड़ में ही जरूर किसी ने राम सिंह की हत्या की है। ये पुलिस का काम है, पुलिस अपने आप देख लेगी। आप लोग अपना दिमाग मत लगाइए और मजदूरों को अपना काम करने दीजिए। सेठ का बिल्डिंग में लाखों रुपए लगा था। मजदूर तो काम करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सेठ इस प्रोजेक्ट को ऐसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए सबका विश्वास जीतने के लिए उस रात वो अपने छोटे भाई के साथ साइट पर रुकने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों सेठ आज रात को साइट पर अकेले थे। रात के 12 बज गए थे और अभी तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। अचानक ही सेठ को बिल्डिंग के अंदर से वाटर लिली की तेज स्मेल आने लगती है। ये अचानक से वाटर लिली की स्मेल कहाँ से आ रही है? वाटर लिली तो सिर्फ पानी में होता है और यहाँ तो आसपास में कहीं दूर दूर तक पानी नहीं है। मैं जरा बिल्डिंग के अंदर देखकर आता हूँ। सेठ टॉर्च लेकर बिल्डिंग के अंदर जाता है। तभी उसके छोटे भाई को बिल्डिंग के पीछे एक परछाई दौड़ती हुई नजर आती है। सेठ का छोटा भाई दबे पांव बिल्डिंग के पीछे की ओर जाने लगता है। वहां जाकर वो देखता है कि मुखिया तंत्र मंत्र का सामान और कुछ खाने की चीजें बिल्डिंग के पीछे की ओर रखकर कुछ मंत्र पढ़ रहा है। ओह, तो तू है इन सब के पीछे? तूने ही राम सिंह को मारा है ना? सच सच बता, क्या कर रहा था यहाँ पर? अरे सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ तंत्र मंत्र करने नहीं, बल्कि आप लोगों को होने वाली अनहोनी से बचाने का प्रयास कर रहा था। वो वापस आ गया है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। दूसरी ओर सेठ को बिल्डिंग के अंदर जल कुंभी और काफी सारा पानी पड़ा हुआ नजर आता है। ये पौधा यहाँ कैसे आ गया? ये तो पानी में होने वाला पौधा है। अचानक से इतना सारा पानी, जरूर ये किसी की शरारत है। कौन है यहाँ? मैं कहता हूँ कौन है, सामने आओ। देखते ही देखते वही जटाओं वाला भयानक जीव अपनी लंबी सी जीभ हवा में लहराता हुआ उसके सामने आ खड़ा होता है, जिसे देखकर सेठ की चीख निकल जाती है। अगले पल सेठ के शरीर से आकर कुछ रस्सी जैसा लिपट जाता है। सेठ जमीन में गिर गया था और बुरी तरह से छटपटा रहा था। इस समय उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके चारों ओर पानी ही पानी हो और किसी ने कोई भारी पत्थर बांधकर उसे नदी या तालाब में फेंक दिया हो। काफी देर तक जमीन पर छटपटाने के बाद अंत में दम घुटने के कारण सेठ की मौत हो जाती है। अगले दिन जब सेठ की लाश बरामद होती है तो ये देखकर सभी लोग हैरान थे कि सेठ का पूरा शरीर फूला हुआ था, जैसे वो पानी में डूबकर मरा हो। उसके शरीर पर जल कुंभी और वाटर लिली के पत्ते भी चिपके हुए थे। भैया की मौत पानी में डूबने से हुई है। इसका मतलब किसी ने उन्हें मारने के बाद यहाँ लाकर फेंका है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है सर, ये सब भूत प्रेत का चक्कर है। मेरी बात मानिए, अभी भी साइट पर काम रुकवा दीजिए, वरना कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। आपकी ही तरह एक और शहरी बाबू आए थे 10 साल पहले, उनकी एक गलती के कारण ही वो लौट कर आया है। शहर से पढ़ाई करके आए जमींदार रणविजय का पोता शैलेश आधुनिक विचारों वाला निडर इंसान था। शैलेश जब 5 साल का था तभी रणविजय ने उसे पढ़ने के लिए उसके चाचा के पास अमेरिका भेज दिया था। पूरे 20 सालों के बाद रणविजय वापस अपनी हवेली में लौटा था। इन 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। विकास और आधुनिकता की झलक शहरों से होते हुए गांव तक पहुंचने लगी थी। देखो बेटा, वैसे तो हमारी इच्छा नहीं थी कि तुम इस गांव में लौट कर आओ, लेकिन अब आ ही गए हो तो यहाँ के नियम कानून मानकर कायदे में चलना और भूल कर भी कभी उस तालाब के नजदीक मत जाना। दादू, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप अभी तक उन्हीं सब पुरानी बातों में उलझे हुए हो। अरे जिस जमाने में वो सब घटनाएं हुई थी ना, तब साइंस के बारे में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी। मुझे पूरा यकीन है उन सभी घटनाओं के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जरूर होगी। गांव के लोगों को जो बात समझ में नहीं आती ना, उसे वो भूत